अरे अमरीन जी, आप तो बिना बताए कि इतना बड़ा पार्सल लेके आ गए। लाने की पहले एक बार पूछ तो लिया होता, हमें जरूरत है भी या नहीं। श्याम जी, जय सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, घर के सारे काम भी जानता है। सोचा आपको और वानी को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारे पास टेम्पररी हेल्प ऑलरेडी है। और फिर हमारे औरंगाबाद शहर में एक फुल टाइम नौकर, उसका पगार आप समझ रहे हैं ना। और फिर ये रहेगा कहाँ? सच पूछे तो आजकल के जमाने में एक फुल टाइम नौकर घर में रखना है खतरे से खाली नहीं है। श्याम जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। इसके रहने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। आप बस आज ही से इसे घर के सारे काम समझा दीजिए। देख लो। दो बज गए, अभी तक बहू घर नहीं आई। The number you have called is currently switched off. दोनों का फोन भी बंद आ रहा है। किसकी परमिशन से गई थी? मुझसे तो पूछा नहीं। तो मुझसे भी कहाँ पूछा उसने? कहाँ जा सकती है वो? क्या हुआ? नहीं लग रहा फोन। फिर से ट्राई कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ ना। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जो 2020 का एक ऐसा चौंका देने वाला केस था जिसने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि सरकार को भी हिलाकर रख दिया। हर इंसान अपने आप में एक दुनिया लेकर चलता है। उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, वो कुछ करना चाहता है। ऐसे में उसे समाज के बंधनों और रूढ़िवादी सोच के साथ बांध देना कितना सही है? क्या वाकई में लोग समाज के हिसाब से जीते हैं या फिर एक दोहरी जिंदगी लेकर घूमते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही में समाज की लक्ष्मण रेखा के भीतर हैं? अमरेंद्र जी, आपको पता है कि वानी कहाँ है? रात भर से घर नहीं आई है वो। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हेलो, सोनाली सर जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर,
काफी ब्रूटल रेप केस लगता है। और ये लड़की है कौन? फोन किसने किया था? सर मैंने किया था, मैं यहाँ हल्का होने के लिए आया था, मैं देखा तो मैंने आपने फ़ोन किया सर। लड़की को पक्का यहाँ किसी गाड़ी से डंप किया गया है। सिस्टर इंजेक्शन। सर 1 मिनट। देखिए, फैमिली के लिए ये सब सुन पाना मुश्किल होगा। हमें 4 लोगों के सीमेंस के ट्रेसेस मिले हैं और प्राइवेट पार्ट में कांच के टुकड़े भी मिले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। सामूहिक बलात्कार का केस है। हाथ की हड्डी टूटी है और बैकबोन भी इंजर्ड है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैंगरेप? किसने किया? कौन है वो लोग? बलात्कार? जी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन जानवरों ने वाणी के साथ ये सब किया है उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वाणी कब और क्यों गई थी, कहाँ गई थी, जितनी जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उतनी जल्दी हम अपनी छानबीन शुरू कर सकते हैं। जी मैं करण चंदक, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। हमारी एक फर्म है चंदक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से। जाने से पहले उसने ना मम्मी ना पापा, इनफैक्ट मेरी भी परमिशन नहीं ली। परमिशन? जी, अपनी परमिशन के बिना मैं उसे कहीं नहीं जाने देता था। ऐसा क्यों? तुम्हारी पत्नी थी। देखा ना सर आपने, मेरी परमिशन के बिना गई, क्या हालत हुई उसकी। वो कहाँ गई आपको पता नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? और वो जब भी आपकी परमिशन से घर से बाहर निकलती थी, जाती कैसे थी? गाड़ी से, वो भी ड्राइवर के साथ। जयेश, वो भी गया था साथ में, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। जयेश ड्राइवर है लेकिन घर का काम नहीं करता है। अमरन जी ने जबरदस्त हमारे मत्थे मार दिया था उसे। इतने महीनों से आप क्या काम कर रहा है? अब तक आपको कोई तकलीफ हुई? अरे अब तक नहीं हुई, लेकिन आज तो हुई है ना। जयेश और कार दोनों वापस नहीं आई है और बहू हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्या समझे हम? इन लोगों ने मेरी बेटी को कैदी बना रखा था सर। कहीं भी आना जाना हो तो इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। कई बार तो अपना मन मार के घर में बैठी रहती थी। किसी के पास फुर्सत नहीं थी उसे बाहर ले जाने की। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर जयेश को इनके यहाँ छोड़ा हुआ था। 7 महीने से जयेश इनके यहाँ काम करता था सर। उसकी तनख्वाह भी मैं देता था। आपको किसी पे कोई शक, झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमारा तो नियम है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मुझे जयेश का नंबर और एड्रेस चाहिए। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर में जो वाणी नाराज होकर चली गई? नहीं तो। कुछ तो हुआ होगा ना जो वाणी घर से चली गई। याद कीजिए, कुछ ऐसा जो हर रोज से अलग हो। करण तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जयेश, ये अंदर रख दो और फिर बाहर आकर प्लेट लगाने में मदद करो। ठीक है। वाणी, रोटियां ठंडी हो गई हैं, गरम बना कर लाओ। नया साल शुरू हो गया। बुकिंग आने से पहले मैंने अपना जो होम स्टे वाला घर है उसका प्राइस बढ़ा दिया। मैं सोच रही थी कि टीवी पर दिखाते रहते हैं कि लोग रेट कंपेयर करके बुकिंग्स करते हैं और हमारे होम स्टे का रेट पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब और बढ़ाना शायद सही नहीं होगा। कितनी बार बोला, मेरे बीच में मत बोला करो। घर का काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं। बिजनेस में नाक अड़ाने के लिए आ गई। करण, क्या है वाणी? खाना भी ठीक से खाने नहीं दिया तुमने उसे। लाई, मैं करता हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो रोजमर्रा से अलग हो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 1 साल से ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले हमें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। सर ऐसे वक्त में भी दोनों परिवार में बिल्कुल तालमेल नहीं है। और सर आज के ज़माने में वाणी को बाहर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जो वाणी ने परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा? और इस मायके के भरोसे वाले ड्राइवर जयेश का कितना भरोसा किया जा सकता है? अभिषेक, जयेश की डिटेल्स निकालो और चंदक फैमिली के घर का सीसीटीवी चेक करो।
सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा है, फिर हुआ क्या होगा? हेलो सर, जिस गाड़ी में जयेश और वानी गायब हुए थे वो गाड़ी सुंदरवाड़ी में एक सुनसान जगह पर खड़ी है। मैं अभी आपको लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ। सर गाड़ी पे कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। अभिषेक, ये क्राइम सीन नहीं है। वाणी जहां हमें मिली थी वो जगह यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है वाणी को यहाँ से किडनैप करके किसी दूसरी गाड़ी में ले जाया गया होगा। सर, ये एक फोन मिला है, लास्ट डायल किसी क्लॉडिया का है। हो सकता है ये फोन वानी का हो। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। सर, ये 2 फोन मिले हैं पर दोनों ही ऑन नहीं हो रहे हैं और इनकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। 3 फोन? मतलब कोई तीसरा भी हो सकता है। सोनाली, इन फोन्स को डेटा रिकवरी के लिए भेजो। यस सर। और ये क्लॉडिया कौन है? क्लॉडिया से बात की थी? क्लॉडिया तो वो फॉरेनर लड़की है जो 4 दिन के लिए हमारे होम स्टे में रहने आई थी। अतिथि देवो भवा, ये परंपरा है हमारे यहाँ की, इसलिए आई लव इंडिया। जयेश, मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। जयेश जी। सुना नहीं? मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। हाँ माँ जी, मैं लेके जाता हूँ। आइए। सच ए ब्यूटीफुल हाउस। 4 दिन बाद बोली कि 2 दिन और रुकूंगी, लेकिन फिर अचानक से चली गई। आपको कोई अंदाजा है कि वाणी क्लॉडिया से मिलने गई क्यों होगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि वानी क्लॉडिया से क्यों मिलने गई। हमें क्लॉडिया की पूरी डिटेल्स चाहिए, उसका पूरा नाम, पासपोर्ट की कॉपी, वो बैंक की डिटेल्स जहाँ से उसने आपके होम स्टे में पेमेंट की थी। जी सर। वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा? और फिर ऐसा क्या हुआ जो वाणी के साथ ब्रूटल गैंग रेप हुआ और अब जयेश और क्लॉडिया दोनों गायब हैं? मुझे लगता है वाणी के ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इन सब की डिटेल निकालो, खास करके उसके पति करण की, और इस क्लॉडिया के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो। और इसके अलावा अमरेंद्र ने जो जयेश का एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाके पता करो एक बार। सर। सर, बोतल। नमिल, हट हट। अरे कहाँ गए वो सब? किशोर, किशोर, उठ उठ उठ। क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ गए वो सब? भाई वो तो भाग गए। भाग गए? अब मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे भागे? हैं? मेरा करने का मन हुआ तो मैंने हाथ पैर और मुंह खोल दिए थे। कब भागे वो? कब भागे? भाई वो अभी थोड़ी देर पहले। अरे तो यहाँ खड़े क्या? चल चल, छुटते निकल चल। सर, जो 2 फोन हमें मिले थे उसकी डेटा रिकवरी हो गई है सर। उसमें से एक फोन क्लॉडिया का था और दूसरा जयेश का। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि उस दिन जयेश और वाणी के साथ कार में क्लॉडिया भी थी। सर क्लॉडिया की सभी डिटेल्स को चेक किया। पिछले 1 साल में वो 3 बार टूरिस्ट वीजा पे इंडिया आ चुकी है। और जयेश के घर में हमें कई मैगजीन्स मिले जिसमें मॉडल्स फॉरेनर्स थे। तो ऐसे लगता है कि जयेश फॉरेनर्स से काफी ऑब्सेस्ड है। तो हो सकता है उसने उस दिन वाणी का रेप किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वाणी का रेप 4 लोगों ने किया था। तो बाकी के 3 लोगों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और इस क्लॉडिया के बारे में मुझे एसपी साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी फॉरेन नेशनल का गायब होना पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है।
जय हिंद सर। जय हिंद। सर, वाणी रेप केस में डेवलपमेंट हुई है। एक क्लॉडिया नाम की फॉरेन नेशनल भी वाणी और जयेश के साथ थी। जहां से हमें वाणी की कार मिली थी उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है और अभी तक जयेश और क्लॉडिया को किसी भी चेक पोस्ट या टोल नाके को क्रॉस करते हुए नहीं देखा गया है। इसका मतलब वो लोग अभी भी शहर के अंदर ही हैं। कोई रैंसम कॉल? नो सर। एक काम करो, मीडिया को बोलो कि इस केस को रिपोर्ट करें और सिर्फ जयेश और क्लोडिया की पिक्चर्स ही शेयर करना। इस केस में हमें मीडिया और पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम किडनैपर्स को लोकेट कर सकें। हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे। मेरे पास एक जगह है। देख, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सीधे जंगल के रास्ते में पहुंच जाए। रोड पे जाना खतरे से खाली नहीं, पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। पर तुझे कैसे पता? मेरी उससे बात हुई थी। पहले इसका मुंह तो ढक। भारत भ्रमण पे आई हुई एक विदेशी महिला की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। साथ ही एक ड्राइवर लापता है जिसका नाम जयेश है और उसकी उम्र 28 साल है। विदेशी महिला का नाम क्लॉडिया पेट्रोवा है और उनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्लॉडिया कहाँ है। आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जरूर रिपोर्ट करें। हमारी बातचीत क्लॉडिया की बहन सारा से भी हुई है जो उनको ढूंढने इंडिया आई हुई है। I just want them to find my sister. She has always loved India. How could this happen to her here? सर, एक दुकान से फोन आया है। उनके पास क्लॉडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनकी दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। सर, ये तो वो दो लड़के। फिर आगे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? पूरा पैसा दूंगा ना, वो भी डॉलर में। ओ मैडम, कैसे लगा रही हो तुम? दिखाओ कैसे लगाया। हाथ कैसे लगाया? सोनाली, इन दोनों की फोटो को जूम करो और कॉपीज निकाल के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं वो कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, चाहे उनके साथ बदतमीजी हो या फिर पैसों की धोखाधड़ी। ऐसे में ये सवाल गलत नहीं होगा कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। अतिथि देवो भव, ये सिर्फ कुछ शब्द हैं या हम वाकई अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं? लड़की का रेट पूछेगा तू? सिर्फ मजाक किया था सर। लड़की की इज्जत मजाक है तुम्हारे लिए? तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है सड़क पर। विदेशी महिलाएं 10 बार सोचती हैं इंडिया आने से पहले। अब सब कुछ साफ साफ बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? आई शपथ सर, सिर्फ धमकी दिया था सर। तो हम मानते हैं, हमने उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया था। आगे जाके मंदिर वाली रोड पर उनका वेट भी कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ उनका 1 घंटे इंतजार किया पर वो लोग नहीं आए। फिर हम एक पार्टी में जाना था तो हम वहाँ चले गए। सर, अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप हमारा फ़ोन चेक कर सकते हो सर, उसमें फ़ोटोज़ हैं सर उस दिन की। अभिषेक, इनका डीएनए सैंपल हो और वाणी की बॉडी से जो सीमेंट सैंपल मिले थे उससे मैच करवा के देखो। अगर ये लड़के सच बोल रहे हैं और सुपरमार्केट और मंदिर के बीच वाले एरिया में ये कांड हुआ है तो हो सकता है कि जयेश और उसके साथियों ने क्लॉडिया को अभी भी उसी एरिया में छुपा के रखा हो। अभिषेक, अपनी एक टीम भेजो उस एरिया की तलाशी लेने के लिए और अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। लेकिन वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा और उससे मिलने क्यों गई? और अगर मिलने गई तो उसका ये अंजाम कि वो हमें इतनी दर्दनाक हालत में मिली? यही तो हमें पता लगाना है। अब क्या जवाब देंगे? इससे मिलिए। ये है हमारी बहू जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। गायत्री, वो एक हादसा था। समाज हादसा नहीं मानता है। थूकेंगे लोग हम पर अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो। जब भी उसे देखता हूँ ना तो अलग अलग लोगों के चेहरे याद आते हैं। खिनाती है मुझे इसे छूने में। थैंक यू सो मच। मैं फोन करता हूं आपको। ओके बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये देख, औरंगाबाद का परिवार है, बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि तेरी माँ के जाने के बाद मैं अकेले तेरी शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, लेकिन देख, भगवान ने मुझसे चप्पलें नहीं घिसवाई, सामने से रिश्ता आया है। लेकिन मेरी पढ़ाई? बेटा, पढ़ाई तो होती रहेगी, तो शादी की बात भी कर सकती है तू। जरूरी बात अभी ये है कि लड़का तुझे पसंद है या नहीं।
आप लोगों में से कोई हॉस्पिटल नहीं आया। पुलिस ने उस दुकान जहां दो लड़कों ने क्लॉडिया और वानी को छेड़ा था और जंगल के पास सुंदरवाड़ी इलाके का 40 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता सर्च किया और पुलिस को एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी। जो भी मुजरिम है उसे जल्दी पकड़ा जाएगा और क्लाउडिया को भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर दिन रात लगी हुई है। और सर, आपको इस केस को सुलझाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नो कमेंट्स प्लीज। सर प्लीज। I won't leave this station till they find my sister. मेरी बहन अब तक नहीं मिली, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर लगी हुई है। जैसे ही आपकी बहन का कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज शांत रहिए और अपने होटल पे जाइए। जय सर। क्या खबर है देशमुख? मुझे मिनिस्ट्री को जवाब देना है। सर, हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट जयेश की गोली मार के हत्या कर दी गई और जहां से हमें जयेश की डेड बॉडी मिली है, एविडेंस के हिसाब से वाणी का रेप वहीं हुआ है। शायद क्लॉडिया को भी वहीं रखा गया होगा, लेकिन सर अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि जयेश उस गैंग का मेंबर था या फिर वो खुद एक विक्टिम था। वाणी की मेडिकल रिपोर्ट में 4 रेपिस्ट का जिक्र है ना? जी सर, जयेश की डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि वो रेप में शामिल था या नहीं। हम मान लेते हैं कि जयेश उनमें से ही एक था, फिर भी 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी बाहर हैं और वो बहुत खतरनाक है और उनके पास हथियार भी है और बेहद चालाक भी है, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग पॉइंट से वाणी को 60 किलोमीटर दूर फेंका। लेकिन सर, अगर वो वाणी को इतनी दूर तक लेके गए तो किसी कार, टेम्पो या किसी व्हीकल का इस्तेमाल तो हुआ होगा। ये एक सीधी सड़क है, कोई डाइवर्जन नहीं है। वहां पे कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, उस पूरे एरिया की अच्छे से छानबीन करो। जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्लाउडिया के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है। अभिषेक, ये केस तो और उलझता जा रहा है। पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग वाणी की वजह से की गई हो, क्योंकि उसके ससुराल और मायके वाले दोनों के पास बहुत पैसा है। लेकिन क्लॉडिया की वजह से ये एक रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने इसे प्लान किया हो, क्योंकि अभी तक रैंसम का कोई कॉल नहीं आया है। तो पॉसिबल है कि क्लॉडिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किडनैप किया गया हो। सर, पॉसिबल तो है। तो एक काम करो अभिषेक, अपनी सर्च टीम के साथ उस जंगल के आसपास के एरिया को एक बार फिर से सर्च करो। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। करण चंदक की कॉल डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग है सर। सर, क्लॉडिया के किडनैपिंग के ठीक 1 दिन पहले करण और क्लॉडिया के बीच में फोन पे बातचीत हुई थी। करण ने क्लॉडिया को कॉल किया था? नहीं सर, क्लॉडिया ने करण को कॉल किया था। अब 1 सेकंड वेस्ट किए बगैर बता कि तू क्या छुपा रहा है। सर, वानी मेरी परमिशन लेके घर से निकली थी। क्लॉडिया हमारे होम स्टे वाले घर पर रुकी हुई थी। मैंने उसकी फ्रेंडशिप का गलत मतलब निकाला। मुझे लगा कि वो इनविटेशन दे रही। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल डिनर। आप लोगों को मेरे देश में आना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। आप लोगों को मेरे देश में आना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। क्लॉडिया, निकलो यहाँ से। लिसन टू मी, सुनो। अरे उस रात वो घर से निकल गई और फिर उसने मुझे कॉल कर कर केस करने की धमकी दी। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी और ऐसे रिव्यूज दूंगी कि तुम्हारे होम स्टे को कभी कोई दोबारा बुक नहीं करेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लॉडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात मान लेगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। इसीलिए मैंने वानी को क्लॉडिया को मनाने के लिए भेजा था। तो तूने अपनी पत्नी वानी को क्लॉडिया से मिलने के लिए भेजा
और ये खेल रचा ताकि तू क्लॉडिया को गायब कर दे और वो तेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सके। लेकिन तेरी खुद की पत्नी वाणी, उसे गायब क्यों किया? अब सब कुछ सच सच बता, क्या हुआ था उस दिन और क्लॉडिया कहाँ है? सर मैंने बस कॉल वाली बात छुपाई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सोनाली, इसके हलक में हाथ डाल के इससे सच निकलवाओ। हेलो। सुन, 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना तेरी सफेद मुर्गी के गर्दन काट दूंगा मैं। अरे कौन बोल रहे हो तुम? अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मैं क्यों दूं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, तेरी बहू तो हमारे हाथ से निकल गई, पर ये गोरी मेहमान तो तेरी ही है ना। देख, मुझे बस पैसे चाहिए। अरे पर मैं क्यों दूं क्लॉडिया के लिए पैसे? सरकार से मांगू तुम? मैं तुझसे मांग रहा हूँ, सरकार से तुझे मांगना है तो तू मांग ले। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दोबारा फोन करूंगा। हेलो, सुनो। क्लॉडिया को छुड़ाने के लिए फिरौती का कॉल आपको? वो क्लॉडिया लगती कौन है हमारी? अब तो हमारे गेस्ट भी नहीं रही। अगर रहते भी ना सर तो भी मैं पैसे नहीं देता। अरे सर, ये क्लॉडिया के लिए पैसे तो सरकार ने देने चाहिए ना। आप लोग कुछ कीजिए सर, मैं तो फंस गया हूं सर इसमें। वो नंबर दीजिए जहां से कॉल आया था। जी नोट करो, 444-7856। ठीक है श्याम जी, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? एक काम करो, इस श्याम का नंबर सर्विलेंस पे डालो और पता करो इसे फिरौती का कॉल कौन से एरिया से किया गया था और ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। सर जंगल के बाहर एक होटल है जिसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज चेक करने में पता चला कि जिस दिन हमें वाणी मिली थी उस दिन उस एरिया से उस वक्त 2 गार्ड्स निकली थी। सर ये पहली गाड़ी एक टैक्सी है जो अभी औरंगाबाद से बाहर है, और सर ये गाड़ी किसी अजीत नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरी इस अजीत नायक से बात हुई, उसने कहा कि उस दिन वो अपने दोस्त के साथ किसी शादी में गया हुआ था। इस अजीत नायक और उसके दोस्त को उसकी गाड़ी के साथ यहाँ बुला लिया है। अब होपफुली अजीत नायक और उसकी कार से कोई लीड मिले जिससे केस आगे बढ़े। उस जंगल वाले एरिया से कुछ पता चला? नहीं सर, ना जंगल से, ना रोड से, ना टोल नाके से, कहीं से कोई लीड नहीं मिली। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब है ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं छुप के बैठे हैं। एक काम करो अभिषेक, अब तुम जंगल के आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में अपने खबरियों को एक्टिव करो, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर वो गाड़ी का मालिक अजीत नायक और उसका दोस्त सनी शर्मा दोनों बाहर आए हैं। क्या हुआ सर, हमें क्यों बुलाया? इस लड़की को देखा कहीं सड़क किनारे या किसी को इसके साथ कुछ गलत करते हुए? नहीं सर। ये खरोंच कैसे आई? सर वो घर में पालतू बिल्ली है ना। शर्ट निकाल। शर्ट क्यों सर? बताऊंगा क्यों, शर्ट निकाल। बोल सर, बताता हूँ मारो, बताता हूँ सर, हम लोग एक शादी में गए थे, हमने वहाँ बहुत पी ली थी सर। उस लड़की को देखकर हमारी नीयत खराब हो गई थी सर। हमने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर हमने उस लड़की ने तुमसे मदद मांगी थी। अगर हैवानियत की जगह इंसानियत दिखाई होती ना तो आज हॉस्पिटल में वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ नहीं रही होती। अपने बाकी 2 साथियों के नाम बोलो। 2 साथी? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे, सच कह रहा हूँ सर। कौन थे? कौन थे दो? बोल, बाकी दोनों के नाम बता। सर वाणी के 4 रेपिस्ट में से हमने 2 को पकड़ा है, लेकिन उन्हें क्लॉडिया के बारे में कुछ नहीं पता। सर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वाणी को जिस जगह से अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी वो जगह उस जगह के काफी नजदीक है जहां से हमें जयेश की डेड बॉडी मिली थी। हमने अपने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है और शाम की कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सुन, कल दोपहर 12 बजे बैग में पूरे 50 लाख रुपए भर के सीमेंट फैक्ट्री के बाहर जो डस्टबिन है वहां डाल देना। हाँ ठीक है, मैं पैसे लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ। हेलो सर, अभी मुझे फिर से फिरौती के लिए कॉल आया था और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना? अब तो मेरे बेटे करण को छोड़ दीजिए।
वाणी बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? वाणी बेटा, क्या हो रहा है? क्या बेटा? कितना चिल्लाती है तू? मिर्ची तो तू खाती नहीं है, फिर खाती क्या है? बे, हाँ? अगर मैं 2 घंटे के अंदर नहीं आता हूं तो इसको मार के फेंक देना जंगल में। अरे सब आराम से। अब सच सच बता, क्लॉडिया कहाँ है? टाइम वेस्ट मत कर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा ना तो वो गोरी ऊपर पहुंच जाएगी, सही बता रहा हूँ। इतना टाइम हो गया रमेश को, देखना फोन लगा कि कहाँ रह गया वो। The number you have called is currently switched off. फोन नहीं लग रहा उसका। तो शादी को उड़ा देते हैं। क्लॉडिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था? हाय वानी। हाय क्लॉडिया, कम इन। मंदिर पहुंचने तक रास्ते में बात कर सकते हैं। ओके, बट मुझे पानी लेना है, तो किसी शॉप में रोक लेना। देखो, करण ने जो किया वो गलत था, बट तुम्हारे लिए मैं फिर भी ये सब भूल सकती हूँ। नमिल, उठ 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 उठ। क्या हुआ तुम लोगों को? भाई वो तो भाग गए। अरे यहाँ खड़े क्या? चल चल, छुटते निकल चल। मुझे नहीं पता कि वानी किस तरफ भाग रही थी। मैं और जयेश हम बस भागे रहे थे, उसमें उन लोगों ने जयेश को मार दिया। रमेश, अब तेरा खेल खत्म। बता, तेरा मास्टरमाइंड कौन है? क्या हुआ? अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं किया। आंखों के सामने रहते ही खूब अच्छे से धूल झोंकी। पिछले साल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ना, जिसमें तुम्हारा सारा बिजनेस डूब गया। इसीलिए तुमने ये प्लान रचा। वाणी और क्लॉडिया दोनों को किडनैप करने का प्लान था। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि दोनों कब और कहां एक साथ मिलेंगे?
सर वो मैंने वाणी और करण को बात करते हुए सुन लिया था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लोडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। सर मैं बहुत दिनों से मौके की तलाश में था। रमेश को हायर करके तैयार भी कर लिया था, और जब उस दिन मैंने करण और वाणी को बात करते हुए सुना तो मुझे लगा यही सही वक्त होगा। क्लॉडिया और वाणी एक साथ होंगे तो इसलिए ये पता ही नहीं चलेगा कि किडनैपिंग किसकी वजह से हुई है। लेकिन उसके पहले ही वाणी का रेप हो गया और वो वहां से भाग गई और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन वो रमेश, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। क्या हाल क्या वाणी का? रेप क्यों किया उसका? अरे हो गई हमारे बंदों से गलती, अभी क्या गोली मार दूं उनको? देख, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्लॉडिया के लिए अमरेंद्र पैसे क्यों देगा? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में सीधे बोल दूंगा कि सारा प्लान तेरा था। वो मुझे फंसा ना दे, इसलिए मैं भी ड्रामा करता रहा ताकि वो मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए। अजीत, सनी, किशोर, नवीन, ये चारों अब सलाखों के पीछे हैं। 4 नहीं सर, 5। मेरी जिंदगी में 4 रेपिस्ट नहीं 5 रेपिस्ट हैं। बाहर क्या, मेरा रेप तो मेरे घर में ही हो रहा था। क्यों कोई आदमी किसी औरत को छूने से पहले उसका मन जानने की, उसकी हाँ कहने की परवाह नहीं करता? पति की हर इच्छा के आगे पत्नी अपने घुटने टेक देती है। और क्या पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी इच्छाओं की तरफ? जानता हूं वाणी, कई औरतें ऐसे घुट घुट के जीती हैं, लेकिन ये जिंदगी घुट के जीने के लिए नहीं है, क्योंकि चुप रहने से ऐसे आदमियों की हिम्मत बढ़ती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी ही औरतों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम करण के खिलाफ कंप्लेंट करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। एक औरत जब एक रेप विक्टिम होती है तो वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी ट्रॉमा से गुजरती है, और ये ट्रॉमा जिंदगी भर के लिए एक दाग दे जाता है। ऐसे में हम अपनों से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, लेकिन वाणी जिसे अपना आसरा समझ रही थी वो उसे एक अछूत की तरह से देख रहा था। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए क्या क्या झूठ नहीं बोलते, और फिर उसी झूठ की वजह से जाने अनजाने में कई जुर्म भी कर बैठते हैं। अगर शाम अपनी झूठी शान का नाटक ना करके अपने हालात को एक्सेप्ट करता तो एक परिवार यूं ना बिखरता, वाणी की जिंदगी ऐसे बर्बाद ना होती, और विदेश से आए मेहमानों के साथ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस ना होता। याद रखें, किसी की जान और रिश्ते उस झूठी शान से ज्यादा कीमती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस। हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर में इस वायरस के कारण तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। हमारे देश में भी लोग इस वायरस से बचने के लिए तरह तरह की सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन कोरोना से भी ज्यादा घातक एक वायरस है जिसके कारण हमारे देश में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं।
आज का ये केस उसी वायरस की चपेट में आई एक मासूम, एक निर्दोष जिंदगी का है। उषा, धीरे दौड़ो, गिर जाओगी। धीरे। वो क्या होता है संगीता? जीत गए। इसे जीत गया हम। ई लो तुम्हारा नाम। कहा संगीता, हाथी तो तुम रोज हो, पर आज तो कोशिश भी नहीं की। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसी ने डांटा? बाबूजी ने कुछ बोला? अम्मा ने? बाबूजी ने बोला इस साल परीक्षा खत्म होती ही हमारी शादी करा देंगे। कोनो लड़का भी देख लिया उन्होंने बिरादरी का। अरे तो बोलो अपने बाबूजी को कि तुमको शादी नहीं करनी है इतनी जल्दी, पहले पढ़ाई करोगी फिर नौकरी करोगी, उसके बाद अगर कोई लड़का मिला तो देख लेंगे ना। रहने दे हमारी पूटी उषा। हमारे बाबा मिले थे तोरे बाबा से उस दिन, बोल रहे थे तोरी शादी भी इस साल करा देंगे, वो भी जून से पहले पहले। कुछ भी बकवास कर रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मत मान हमारी बात, जा पूछ ले अपने बाबूजी से। लड़का भी देख लिया उन्होंने। पर हमको शादी नहीं करनी है, हम तो चाहते हैं कि हम। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। तू चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़ ले, समाज की दीवार नहीं लांघ सकती। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तुम चलो, साइकिल हम चलाएंगे। क्या हाल है बंसी? राम राम मालिक। चाय पियोगे? नहीं नहीं मालिक। गोपाल, क्या सुन रहे जी? तुम लोग जानवर का लाश उठाने से मना कर दियो। हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है मालिक, वो अपना बोझ तो उठता नहीं है, तो जानवरों का कहाँ से उठाएंगे? और हमारे बच्चे तो ये सब काम करने से साफ मना कर चुके हैं मालिक। बच्चे कुछ ज्यादा समझदार हो गए तुम्हारे। बोझा नहीं उठा सकते, झाड़ू तो उठाओगे, नालियां साफ करोगे ना? हाँ हाँ मालिक। मालिक 30 रुपए में पूरा नहीं पड़ता है। बगल वाले गांव में नाली साफ करने का 50 रुपए मिलता है। अच्छा, 50 रुपया चाहिए तुम लोग। अभी सर पे खड़ा मत रहो, जाओ पंच लोग से बात करके बताएंगे। मुंह में जुबान आ गया इन लोग को, कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते नेताजी, 50 रुपया देंगे? बोले हैं कि देखेंगे, अब की नहीं दिए ना तो काम छोड़ देंगे। 50 रुपया नहीं देंगे ना तो फिर हम सब मिलकर काम छोड़ देंगे। चलो मनोहर भैया, हम चलते हैं। रात में चौधरी के खेत की रखवाली करने जाना है। कहाँ बंसी भैया, दिन में खेत मजूरी, रात में रखवाली, थकते नहीं है तुम? 3 बेटियां हैं भैया, दिन रात काम नहीं करेंगे तो कैसे पालेंगे पोसेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे? चलो अच्छा हम चलते हैं। हाँ भैया हाँ। संगीता तुम घर जाओ। हम शादी नहीं करेंगे, हम बता देते आपको। हमको पहले पढ़ाई करनी है फिर नौकरी करनी है। हमने पहले ही मना कर दिया था ना आपको शादी के लिए। लेकिन हम मना नहीं कर पाए, अच्छा रिश्ता सामने से आया था, कैसे मना करते? तो अच्छा खासा दहेज भी मांगे होंगे, कहाँ से देंगे इतने दहेज? हाँ वो हम देख लेंगे। तुम्हारी 2 बहनें और हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हमारा बोझ बोझ कम हो जाएगा ना हमारे जाने से। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, अब से ना ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे हम आप पे। उषा दी हमरा चॉकलेट। और हमारा चॉकलेट लाए हैं, लो। अरे तुम लोग इतना बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी बचपना गया नहीं है, तो थोड़ा तुम भी बच्चा बन जाओ ना माँ।
पकड़ गई। बंसी, ओ बंसी। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ दादाजी? अरे एक गिलास पानी चाहिए था। बेकार में डरा दिए हमको तो लगा कहीं आप अगर पानी चाहिए था तो पानी पानी चलाना चाहिए ना। आपकी बेटी का नाम काहे चला रहे? मेरी मर्जी। वैसे कोई बताएगा एक गिलास पानी के लिए पूरी मंडली क्यों जमा हो गई यहाँ? अब कोई पानी भी देगा या नहीं? ला रहे। रुक काहे गई उषा? प्यास लगी है, पानी पी के आते हैं। ठीक है, तू जा पानी पी कर आ, हम चले रेस जीतने। तुम निकलो आगे, हम फिर भी तुमको ओवरटेक कर लेंगे, देख लेना। देखते हैं। संगीता बेटा, हमको लगा कि उषा तुम्हारे साथ है। गलती हो गई चाचा, हमको लगा उषा को शायद कोई काम आ गया होगा, इसलिए वो रेस छोड़कर निकल गई। अच्छा। हमने तो सोचा ही नहीं कि वो ऐसे घर लौटेगी ही नहीं। अरे का हुआ बंसी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ खो गया का? ओ भैया, हमारी उषा बिटिया ना कहीं। वो हमारी उषा बिटिया की पायल खो गई है, तो वही हम लोग ढूंढ रहे थे। अब इतनी रात में तो मिलेगी नहीं, सुबेरे ही ढूंढना पड़ेगा ना। चलो मीरा, चलो। आप झूठ काहे के लिए बोले? तो क्या कहते हैं? हमारी लड़की गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। अरे कितनी बदनामी होती, लोग काका बातें बनाते, समझ रही हो तुम? लेकिन चाचा, आप उषा को ढूंढेंगे कैसे? हमसे डर लगता है क्या तुमको? तो हमको तो मजा आ रहा। कार्यक्रम का शुरुआत तो हम करेंगे। ये तो लात भी मार दिए रे। तू बैठा बैठा क्या कर, जा ना थोड़ी सी मदद करना। हाँ ना, निकाल कपड़े निकाल उसके। आजा। दो दिन हो गया, अब बहुत हो गया। अब हमको पुलिस को बताना होगा उषा के बारे में। लेकिन बाबूजी, जरा सोचिए कितनी बदनामी होगी इन बच्चियों के लिए। तो बंसी, नालियों का कचरा साफ कर करके तेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है। तेरी खोखली इज्जत बिटिया की जान से बढ़कर है। तो बैठ, हम जा रहे हैं गांव वालों के साथ थाने। बैठा रही तू। अरे हम खोज निकालेंगे आपकी बेटी उषा को। हम यहाँ क्यों हैं? जनता की सेवा के लिए है ना साहब। आप ही का आसरा है। अब लेकिन एक समस्या है। क्या साहब? पिछले महीने पड़ोस गांव से भगीरथ साहू जो है वो आप ही की तरह रोते रोते आ गए हमारे पास कि अपनी बेटी लक्ष्मी को खोज निकालनी है, गुहार लगाते हुए। तो हम भी लग गए काम पे। पूरा गांव, शहर, जिला सब छान मारे, लेकिन लड़की नहीं मिली। और 4 दिन बाद लड़की अपने आप लौट आई, वो भी शादी करके दूसरे जात के लड़के के साथ। हमारी उषा ऐसी नहीं है साहब। अरे हम कब कहे कि उषा ऐसी है, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले
थोड़ा जांच पड़ताल कर लें। क्या है कि कॉलेज और मोहल्ले में किसी लड़के के साथ, अब उम्र भी तो फिसलने का है ना। फिर भी आपको अगर शिकायत कराना ही है तो हम तो यहाँ पे हैं ही, आ जाइएगा। मुझे डंडा मारेगी? क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इसको बाहर निकालो। ओए, निकाल इसको। हमको डंडा मारेगी तू? हमको? अभी तेरा ऐसा हाल करेंगे, किसी को डंडा मारने से पहले 100 बार सोचेगी तू। देखिए, शिकायत तो हम दर्ज कर लेंगे, लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि जब हम आपकी भागी हुई बेटी को उसके पति समेत सौंपेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि बेटी के मिलने की खुशी मनाएं कि इज्जत मिट्टी मिलने का शोक। सोच लीजिए, आपस में विचार विमर्श कर लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि रिपोर्ट लिखाना ही है तो आ जाइएगा यहाँ पर, हम यहीं हैं जनता की सेवा के लिए। अरे संगीता, कहाँ खोई हो? कब से बुला रहे हैं तुम्हें। कुछ नहीं, दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था। अच्छा, उषा का कुछ पता चला? नहीं। तुमका क्या लगता है उषा कहाँ हो सकती है? हमको कैसे मालूम होगा? हमसे काहे ऐसे सवाल कर रही है? अरे हम तो बस पूछ रहे हैं। उषा इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, उस दिन तुम भी थी उसके साथ। हमको तो लगता है पुलिस ये सब सवाल करेगी। पुलिस? क्या कह रही है तू? हाँ, हम उसके साथ थे, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें सब पता होगा। तू भी ना कुछ जो बात करती है, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। हटो। बाबूजी, हम संगीता से बार बार पूछे, वो बोली कि उषा की किसी लड़के के साथ दोस्ती थी ही नहीं। हमें तो लगता है पुलिस हमें डरा रही है ताकि हम शिकायत न दर्ज करवाएं। मेरी मानो, शिकायत दर्ज करवा देते हैं। ठीक है बाबूजी। हाँ साहब, हमने सोच लिया साहब, हमें शिकायत दर्ज करवानी है। ठीक है, जो जनता जनार्दन चाहे। वैसे आप लोग का गांव माखनपुरा है ना? जी साहब। तब तो गड़बड़ हो गया। क्या है ना कि माखनपुरा हमारे थाने के अंडर नहीं आता। तो हम क्या करें साहब? आप लोग एक काम कीजिए, दौलतपुरा पुलिस स्टेशन चले जाइए। वहां का जो SHO है वो भी हमारे तरह ईमानदार है, आप लोग की पूरी मदद करेगा। ठीक है, चलिए। क्या बात है? तो चीखती क्यों नहीं है? चीख सुने बिना मजा आता है का? दर्द सहने का आदत हो गया है। कोई बात नहीं, दर्द देने का और तरीका आता है हमको। बाबूजी, हम मनोहर के साथ दौलतपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, रपट लिखा के ही आएंगे। बंसी भैया, अभी अभी नंदू खबर किए कि मंदिर के पास वाले पेड़ पे ना एक लड़की की लाश लटकी पड़ी है।
चलो चलो। अरे रुक जा। अम्मा नहीं अम्मा। अरे हमारी पीटी उषा देख निकाल दिया तुम्हारा काटा। पागल लड़की। खून निकल रहा। हाँ तो हम पोंछ दे रहे हैं अभी। हमें पुलिस के आने तो रुकना पड़ेगा चाचा जी। हमें कह रहा है वो आ रहा हूँ। हटिए, मेला लगा यहाँ पे। हटिए हटिए। गणेश, यस, उतरवा ला उसको और सौंप दे परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। चुप कर। गलती इनकी लड़की का है और तू हम पे इल्जाम लगा रहा है। ओ चाचा, चलो दस्तखत करो इस पे और ले जाओ लाश को अंतिम संस्कार के लिए। केस खत्म हुआ। इतनी जल्दी कहाँ इंस्पेक्टर? आप तो जनता के सेवक हैं। पहले लाश का पोस्टमार्टम तो करवाइए। तू कौन है? एडवोकेट अभय। अच्छा तो तू है अभय। तो अभय बाबू, ये आत्महत्या का केस है और आत्महत्या के केस में ना पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगर उषा ने फांसी लगाई है तो उसके पैरों पे खून के धब्बे कहाँ से आए? पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। क्यों गाँव वालों? अच्छा ठीक है, करवाते हैं पोस्टमार्टम, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। क्या है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा ना, और आप लोग को तो पता ही है कि अस्पताल कितना दूर है यहाँ से। पता है, इसलिए हमने पहले अस्पताल में फोन कर दिया था। एम्बुलेंस भी अभी आ ही रही है। गणेश, यस, तू भी जा साथ में। चाचा जी साइन कीजिए, बॉडी लेके जाइए। अरे एफआईआर रजिस्टर किए आप लोग अभी तक? पहले एफआईआर रजिस्टर कीजिए तब जाके साइन करेंगे ये। कौन बात का भाई यार? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उषा ने खुद को फांसी लगाया। उषा का बॉडी हम भी देखे हैं। उसका चेहरा पर और बॉडी पर चोट का निशान था। खुदकुशी नहीं की है। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो देखेंगे आप। चलिए जाइए यहाँ से, नहीं वो हल करेंगे कि यहीं भर्ती होना पड़ेगा आपको। तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कहाँ रखा है छुपा के? नहीं दिखाएंगे तो यहीं खड़े हैं आप लोग। क्या जाते हैं यहीं? दिखाते कैसे आप लोग जाते हैं यहाँ पे? लखन जी, आप लोग जिद छोड़ दीजिए। बॉडी गल रही है। ठीक यही होगा कि आप लोग जल्द से जल्द उषा का अंतिम संस्कार कर दे। डॉक्टर साहब, हम लोगों में कुंवारी लड़की को जलाया नहीं जाता। उषा को दफना दिया गया। ऑफिशियली देखा जाए तो उषा का केस क्लोज हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि उषा ने आत्महत्या की थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उषा के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ था, बल्कि उस मासूम ने 4 दिनों तक अमानवीय यातनाएं भी भुगती थी। कौन थे दरिंदे और क्यों हुआ था उषा के साथ इतना भयानक अपराध? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे।
लेकिन सच की एक फितरत होती है कि उसे कितना ही क्यों ना दबा दिया जाए, पर आखिरकार वो सतह पर आ ही जाता है। एडवोकेट अभय का वीडियो वायरल होने लगा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उषा के नाम से एक मुहिम शुरू होने लगी थी और इस मुहिम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जुड़ने लगे थे। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया से इस कदर दबाव बढ़ा कि पुलिस को उषा के केस को फिर से रीओपन करना पड़ा। देखिए, हम ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही इंस्पेक्टर दरबारी को इस केस की तहकीकात खत्म होने तक सस्पेंड किया जाता है। सर, किस ऑफिसर को ये केस अलॉट हुआ है? ऑफिसर आदिल खान को। ये वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड से वायरल कैसे हुआ? सर, लोकल पुलिस थाने से लीक किया होगा किसी बेवकूफ़ ने, शायद पैसों के लालच में। उषा एक अच्छी स्टूडेंट थी, एथलीट भी अच्छी थी। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली पेट पर लटके हुए। सबसे पहले हमें उषा का पोस्टमार्टम दोबारा करवाना होगा। सर, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि उषा की बॉडी को जलाया नहीं गया, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे फिर से बाहर निकालना होगा, और इसके लिए हमें परिवार की मंजूरी लेनी होगी। बात करते हैं उसके घर वालों से। काफी मेडल जीते थे उषा ने। अब इन सब बातों का कोनो फायदा नहीं है साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। लाखन जी, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। नाराजगी नहीं, गुस्सा है साहब, हमें गुस्सा है। उषा के जीते जी तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब उसके मरने के बाद उसकी कब्र खुदवा के काहे उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हमें उषा की मौत की असली वजह पता नहीं चलेगी, और जब तक वजह पता नहीं चलेगी, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ेंगे? चाचा जी, उषा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी। ठीक है साहब, हम तैयार हैं। लखन जी, मैं वादा करता हूं, इस बार उषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी कहिए। जिस दिन उषा गायब हुई थी, हम उसके साथ थे। क्या हुआ था उस दिन? डरो नहीं, बोलो। उस दिन उषा और हम रेस लगा रहे थे। उषा पानी पीने के लिए रुक गई और हम आगे चले गए। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो हम वापस चले गए। वो वहाँ नहीं थी। पुजारी जी से भी पूछा, उनको भी कुछ पता नहीं था। हमको लगा कि वो घर वापस चली गई होगी, तो हम घर चले आए। तुम्हें किसी पे कोई शक है? उसका कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कोई एक तरफा प्रेमी? जी नहीं। अच्छा, हमें उषा की माँ ने बताया कि तुम उषा की सबसे पक्की सहेली थी, सच है? तो अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या कुछ भी ऐसा है कि तुम हमें बताना चाहो, तो हमें जरूर बताना। बाबा, हम अभी आते हैं। सच सच बताओ, उषा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी? हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? ठीक है, लेकिन कल अगर हमें पता चला कि इस सब में तुम भी शामिल थे ना, तो हम खुद जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताएंगे। मौत गले की हड्डी टूटने से हुई थी। तो क्या उषा ने खुदकुशी की थी? जी नहीं, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ। लड़की का प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज्ड है। उन लोगों ने इसको बुरी तरह से नोचा है और कई लोगों ने नोचा है। यही उनकी हैवानियत नहीं रुकी। प्राइवेट पार्ट्स में कांच के टुकड़े मिले और उसकी छाती पर रॉड से वार किया गया। मतलब ये खुदकुशी नहीं थी? वो लड़की तो चलने की हालत में भी नहीं होगी। जरूर इस केस को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन लोगों ने उसे फांसी पर लटका दिया।
लाश को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर टांगा गया। एक दो लोगों का काम नहीं है, पक्का 2 से ज़्यादा लोग हैं और हो सकता है पूरी प्लानिंग पहले से की गई हो। सर इस केस को बुरी तरह लिपा पोता गया है। अनुज, अगर लिपा पोता गया है तो हम उसे साफ करेंगे और क्लू नहीं है तो क्लू ढूंढेंगे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट पे जो धब्बा लगा है उसे मिटाना है हमें। सर इस मंदिर का पुजारी उषा की बॉडी मिलने के बाद से गायब है। और ये तो मुझे अब बता रहे। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस पुजारी के पीछे हमने खबरियों को लगा दिया है। ढूंढो उस पुजारी को, हो सकता है उसने उन लोगों को देखा हो। ये पुजारी मुझे जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। जी सर। कहता है भाई सब बढ़िया रे, बैठा। कहा दादाजी, काहे इस प्याज के पीछे पड़े हो? अरे हम कहाँ पीछे पड़े हैं, ये प्याज हमारे पीछे पड़ा है। रुला दिया कम वक्त ने। कहा बनाना है आपको, हमको बताइए, हम बता सकते हैं। छोड़ो छोड़ो ये सब, छोड़ो, अरे छोड़ो। हमें अपने लिए नहीं, तुम्हारी माँ को अचानक नानी के पास जाना पड़ा और यहाँ बच्चियाँ भूखी हैं। अरे तो बुला लिए होते ना हमको, हम तो वैसे भी संगीता के घर पे टीवी देख रहे थे। अरे आप बैठिए, पूजा कीजिए, ये पेट पूजा का जिम्मा ना हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? जाओ। साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब, हम पे विश्वास कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। भगवान के मंदिर में रहते हो पंडित जी, शैतानों का साथ देना उचित नहीं। हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। तो चुप क्यों गए थे, भाग क्यों गए थे? वो उषा की फांसी के बाद जब सारे गांव वालों को पता चली साहब, वो हमसे झगड़ा करने लगे, हमें मारा पीटा और हमारा हाथ तोड़ दिया साहब। देखो जैसे हम उषा का लाश देखे ना, हम सबको तुमको सूचना दिए हैं। हम कैसा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब? वो उषा का फांसी का वीडियो हम ही बनाए थे। अब इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है पंडित जी, याद करिए जिस दिन उषा गायब हुई थी, क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आमतौर पर नहीं होता? कुछ भी अजीब? सोचो। कुछ याद आ रहा है या अपनी तरह से याद दिलाएं? वो उस यकीन के साथ तो नहीं साहब, लेकिन उस दिन मंदिर के पास आके एक गाड़ी रुकी थी। कौन सी गाड़ी थी? नंबर क्या था? अब नंबर तो नहीं याद है, लेकिन वो सफेद कलर की गाड़ी थी साहब। ये सफेद गाड़ी की कहानी सुना कि पुजारी हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अनुज, शक करने का तो बनता नहीं। अगर हम ये मान भी लें कि सारा कांड उस पंडित ने किया, तो पंडित इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि पहले रेप करेगा, मर्डर करेगा और फिर मंदिर के बाहर ही उषा की लाश को पेट पर लटका देगा और उसके बाद वीडियो बनाएगा। जी सर, और अगर पुजारी सच कह रहा है तो यही सफ़ेद गाड़ी हमें गुनहगारों तक पहुंचा सकती है। एक काम करो, आसपास के गांव के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबसे कांटेक्ट करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर इस वक्त बाहर हैं सबको राउंड ऑफ करो। सर संगीता के पीछे जो खबरी लगाए थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। संगीता फोन पे किसी को धमकी दे रही थी और उषा के मर्डर के बारे में बात कर रही थी।
संगीता से दोबारा मिलना पड़ेगा। उषा ने शायद किसी अपने से ही धोखा खाया। संगीता, हम चाहते तो मैं थाने बुला सकते थे, पर हमने नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम्हें कोई तकलीफ हो, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और उषा की सबसे अच्छी दोस्त थी। अब दोस्त थी तो ये भी चाहती होगी कि जिसने भी उषा के साथ गलत किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहती हो ना? तो तुम्हारी मदद के बगैर हम उन्हें सज़ा नहीं दिला सकते। सब उषा का एक फ्रेंड था अशोक, हमरे गांव का ही लड़का है, हमरे साथ ही पढ़ता है। उषा और उसकी बहुत अच्छी बनती थी, है भी वो अच्छा लड़का। तो क्या उषा और अशोक के बीच में कुछ? हमको नहीं लगता, ऐसा कुछ होता तो उषा हमको बता दी होती। मुझे इस अशोक का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। अच्छा, तुमने उस दिन किसी सफ़ेद रंग की गाड़ी को नोटिस किया था? सफेद गाड़ी शायद देखी थी, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। साहब, उषा सिर्फ हमारी दोस्त थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। हमारा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। फिर संगीता को ऐसा क्यों लगता है कि उषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया है? क्या संगीता ने आपको ऐसा कहा? वो तो हमें बहुत अच्छे से जानती है, वो ऐसा कह ही नहीं सकती साहब। ठीक है, जा, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। हाँ साहब। देखने से सीधा लगता है, लेकिन फिर भी नजर रखना। साहब, धोल विहार गांव में देखिए, वहाँ का इलाका काफ़ी सुनसान है। वहाँ सफ़ेद रंग की कार रात को कई बार देखी गई है। साहब, हमने ही नहीं, हमारे अलावा काफ़ी लोगों ने देखी है। धोल विहार? हाँ। कहाँ पे है जगह? तो उषा दीदी का ही कपड़ा है। आओ बेटा, आओ दिखाएं। उषा, तुम कहती थी ना कि चप्पल पहन के दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो, हम तुम्हारे लिए कार लेके आए। ये कहाँ से मिला आपको बाबूजी? अरे छोड़ ना, तू पहन। इसको पहन के ऐसा लगेगा जैसे कि हम उड़ने वाले हैं। इसीलिए तो तुम्हारा नाम उषा रखे हैं, पीटी उषा के नाम पे। जब तुम मैदान में दौड़ोगी ना तो सब लोग चिल्लाएंगे, उषा 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 उषा। ये हमारी उषा का ही जूता है। सर, एक लोकल पॉलिटिशियन है, त्रिलोक राजपूत। ये बंसी और उसके बिरादरी के लोगों से चिढ़ा हुआ था क्योंकि ये लोग दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बुलाओ इसे थाने। सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सस्पेंशन तो अभी खत्म नहीं हुआ। खान साहब, हम गलत नहीं हैं। हम माकनपुर के हवा पानी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये गांव वालों को तो ऐसे ही चलता रहता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर केस सॉल्व नहीं कर पाए ना तो बहुत जगह सही होगा। तो मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एक बार सबूत मिल गया ना तो सबकी हवा पानी टाइट कर दूंगा।
सदियों पुराना बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर। वो मामला कब का हवा हो चुका है। हम खुद पंचों से मिलके बंसी और उसके साथियों का मजदूरी कब का बढ़वा दिए हैं। फिर भी बात चुभी तो होगी आपको। कल तक जो लोग आपके सामने नजरें झुकाकर चलते थे, अब सीना तान कर चल रहे हैं। बुरा तो लगता होगा। जैन सर, खान तुमने जिसे उठाया है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है। आई नो तुमने कोई सोच समझ कर ये कदम उठाया होगा, लेकिन मुझे ऑलरेडी 2 फोन्स आ चुके हैं ऊपर से। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो छोड़ो मत उसे, वरना फिलहाल के लिए उसे जाने दो और उस पर नजर बनाए रखो। सही वक्त पर उसे धर लेना। ठीक है सर, अब से जो भी गिरफ्तारी होगी सबूतों के साथ ही होगी। जय हिंद। जाए चलिए नेताजी। हमें अपनी तहकीकात का तरीका बदलना होगा। उषा जहां से गायब हुई, जहां पर उषा को रखा गया और फिर फाइनली जहां पर उषा की लाश मिली, ये सारी जगह एक दूसरे के आसपास है। सर, इससे इतना साफ हो जाता है कि वो लोग गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बिल्कुल, जिसने भी ये कांड किया या तो इसी गांव के या फिर आसपास के गांव के। उषा के गायब होने से लेकर उषा की लाश मिलने तक जितने भी लोग इस गांव को छोड़कर गए सबकी लिस्ट बनाओ। और अगर कोई गांव के बाहर पैसा भेज रहा है और जरा सा भी शक है, उठाओ उसे। ये लोकल नेता थे लोग और हमारे डिपार्टमेंट के होनहार इंस्पेक्टर दरबारी, सब पर नजर रखो। सर। सर, ये उन 15 लोगों की लिस्ट है जो लोग गांव से बाहर गए। इन सब के बारे में पता किया, 13 लोगों से बात भी हुई, क्रॉस वेरीफाई भी की। सब अपनी बताई हुई जगह पर ही थे। सर, लेकिन इनमें से 2 नंबर क्रॉस चेक नहीं हो पाए। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं, सुजीत सिन्हा और दर्पण सिन्हा। हमने इनके कॉलेज में इंक्वायरी की तो पता चला कि 15 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहे। इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकलो। जी सर, इन दोनों के कॉल डिटेल्स में एक कॉमन नंबर है, किसी कमल चौहान का है। जिस दिन उषा गायब हुई थी, सुजीत, दर्पण और कमल तीनों की मोबाइल की लोकेशन मंदिर के पास की है। सर, उसके बाद लगातार 5 दिनों तक इन तीनों की लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे उषा को रखा गया था और टॉर्चर किया गया था। ये लोग जहाँ भी हैं ढूंढ निकालो इन्हें। उषा के कातिल यही। सर, तीनों के फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए करंट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन 3 दिन पहले सुजीत का फ़ोन कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ था और उसकी लोकेशन थी पुणे का विट्ठल नगर। पुणे? क्यों खान साहब, पुणे जा रहे हैं? आ गए तुम, मालूम था। दर्शन देने जरूर आओगे। समझाने आए हैं सर। आप तो एक केस के लिए आए हैं, खत्म होते ही चले जाएंगे। रहना हम ही को यहाँ पर है। काहे संतुलन बिगाड़ रहे हैं सर? कैसा चल रहा है, चलने दीजिए। तुम्हें कुछ कार मैकेनिक का या कोई और काम आता है, सीख लो, काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी नौकरी अब जाने वाली। सर, सुजीत की लोकेशन इसी एरिया की है, विट्ठल नगर। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने सुजीत और उसके दोस्तों को यहाँ देखा तो है, मगर वो कहाँ रहते हैं, किस घर में रहते हैं, किसी को नहीं पता। सर, काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 50 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग में 60 से 70 फ्लैट्स। चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा डालना पड़ता है। हाय मैम, हम आर्थर पिज़्ज़ा से। हमने आपके एरिया में एक नया आउटलेट खोला है और हम यहाँ सर्वे के लिए आए। कुछ सवालों का जवाब दीजिए और ये पिज़्ज़ा आपका फ्री, साथ में कोल्ड ड्रिंक का वाउचर भी। तो मैम, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी डॉटर। और कोई गेस्ट वगैरह हैं? नहीं, कोई गेस्ट तो नहीं। थैंक यू मैम। ये आपका पिज़्ज़ा और ये आपका कोल्ड ड्रिंक का वाउचर। थैंक्स मैम। सर, रूम नंबर 409 नेगेटिव। कहिए। सर, पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। मैं पिज़्ज़ा मंगाया नहीं था, किसने भेजा? तेरे ससुराल वालों ने। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। देख, तू मरेगा, तेरे साथ दोनों दोस्त भी मरेंगे। कमल, गोली मत चला कमल। बंदूक रख दे नीचे, गोली मत चलाइए। ला दे, इसे हम सराहने के नीचे लेकर सोते हैं। चल। उषा को इतनी बेरहमी से टॉर्चर क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम तीनों की उषा से? 3 नहीं सर, 4 लोग थे।
चौथा कौन? अशोक। उठाओ अशोक। सर। कितनी हैवानियत! आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का? कहाँ भाग रही थी? इतना आसान है काम समझना है? चल। उषा को पहली बार तब देखा था जब कॉलेज की दौड़ में हिस्सा ले रही थी। दौड़ तो वो ज़मीन पे रही थी, पर बिजली हमारे दिलों में दौड़ गई। उषा जैसी कोई थी नहीं दूसरी गांव में। चढ़ गई हमारी नज़रों में। लेकिन यह अशोक को उससे प्यार हो गया। मान ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से समझाया, तो फिर बनाया प्लान, क्योंकि हम जानते थे उषा कब और कहाँ होती है। सर, मजा किया उसके साथ। मजा करना तो अलग बात है, लेकिन वो थी तो दूसरे जात की। उसको उसकी औकात भी दिखानी थी। पढ़े हैं, लिखे हैं, हवा में दौड़े। उनकी औकात सिर्फ गटर में जाने की बनी है, इसलिए मार दिया उसे। उषा तुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अच्छी दोस्ती निभाई तूने। साहब गलती हो गई साहब। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वादा है मेरा। अगर हमें एक समाज, एक देश के रूप में वाकई विकसित होना है, तो यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर तबके को बराबर के मौके मिले, बराबर की सहूलतें मिले, तभी पूरे देश का विकास मुमकिन है। फिलहाल सभी अपराधी न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 376D के तहत गैंगरेप के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।